अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से संबंधित एमसीक्यू के प्रश्न इस क्लास के अंदर आपको मिलेंगे। बड़े ही बेहतरीन प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछे भी गए हैं और आगे पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। तो मैं सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको एमसीक्यू के माध्यम से बड़े बेहतरीन प्रश्न मिलते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस सीरीज का। जो पहला प्रश्न है, देखिए, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस प्रकार की यह सहायता करता है? देखिए, पहला इसमें दिखाया गया है विकास के सिद्धांत को। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम क्षमता या अधिगम शैली वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उसे किस रूप से प्रभावी बनाया जाए, ये है वो सबसे ज्यादा शिक्षक की सहायता करता है। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला देखिए, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, तो ये किस प्रकार को दर्शाता है? यह सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही, यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह को ये प्रदर्शित करता है कि पुरुष वो स्त्री से ज्यादा बुद्धिमान होता है। अगला देखिए, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? वो किशोरावस्था में होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक क्या करेगा? चिंता मग्न रहता है, ईर्ष्या रहता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा वो क्या करता है? रिसक लेता है। सबसे ज्यादा क्या लेता है? वो रिसक लेता है। तो किशोरावस्था ये सबसे गहन और जटिल समाजीकरण काल होता है इसका। अगला देखिए, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? अवधारणा का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। उत्तर इसका ए रहेगा, बौद्धिक विकास। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन। यानी बच्चे को पूर्ण रूप से अगर उचित विकास होना चाहिए तो उसका ये स्वास्थ्य, उनका शारीरिक विकास है, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। यह कथन किस प्रकार से लगता है? ये बिल्कुल सही है। यानी एक बालक का शरीर है वो स्वस्थ रहेगा तो उसका उचित विकास हो सकता है। गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर दिखाया गया है सबसे पहले अनुक्रमिकता, ये मानव विकास सिद्धांत का महत्वपूर्ण घटक है। आगे देखिए, सामान्य से विशिष्ट, यह भी प्रमुख घटक है। प्रतिवर्ती, ये यहाँ पर सिद्धांत, ये मानव विकास का सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। आगे क्या है देखिए, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। इसका अर्थ क्या होता है? अभिव्यक्ति होता है। अगला प्रश्न है, एक पर सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। एक पर सामान्य 12 वर्ष से उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या संभव होता है उसके अंदर? तो 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में एक प्रकार की बेचैनी रहती है। किस प्रकार की? अपने साथ वाले बच्चों के साथ रहने पर वो एक प्रकार की बेचैनी महसूस करता है। यहाँ पर देखिए, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी रहती है। यहाँ पर डी इसका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्या है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, बाल विकास में क्या अध्ययन किया जाता है? इसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक और उसके जो कर्मिक विकास होता है ये संपूर्ण उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों का कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है कौन सा? बाल विकास। उत्तर इसका डी रहेगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक होता है उसके लिए बाल मनोविज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षक के सामने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और उनके व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का बहुत होना जरूरी है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की यह सहायता करता है। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है कौन सी अवस्था को? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। निम्न में से कौन से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता दल समूह में रहने की अवस्था होती है, अनुकरण करने की व्यवस्था होती है, प्रश्न करने की अवस्था होती है। छोटे छोटे बालक देखते हो आप, छोटे छोटे बच्चे वो एक समूह में खेलते रहते हैं, कोई किसी बात का वो अनुकरण करते हैं, बार बार प्रश्न पूछते हैं, लेकिन खेलने की अवस्था है, ये इनकी विशेषता नहीं है प्रमुख। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। किसमें रुचि लेना प्रारंभ करता है? विद्यालय के अंदर। किसमें? विद्यालय के अंदर रुचि लेना प्रारंभ करता है।
उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? तो ये किशोरावस्था है। ये उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में? तो ये द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र दोनों में परिवर्तन समझने लगता है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह कौन सी अवस्था होती है? वह किशोरावस्था होती है। बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास का प्रथम चरण होता है। प्रथम चरण कौन सा होता है? तो प्रथम चरण होता है बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास का प्रथम चरण होता है। ये किसके द्वारा परिभाषित किया गया? ये पियाजेट के द्वारा परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये फ्रांस में शुरू हुआ था। बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक जो अध्ययन है वो फ्रांस से शुरू माना जाता है। बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है। यह कार्य पियाजे की किस अवस्था का है? ये पियाजे की संवेदी क्रियात्मक अवस्था का उदाहरण माना जाता है, उसकी अवस्था का माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बालक के अभिवृद्धि और विकास के संबंध में कथन का असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत विकल्प यहां पर उन्होंने पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षा है। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ये रूसो के द्वारा बिल्कुल सही कहा गया। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, क्रो एंड क्रो के द्वारा बिल्कुल सही बताया गया। ये तीसरा देखिए, पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है। ये भी डाइक डेन के द्वारा बताया गया, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट देखिए, यहाँ पर शेषवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये वैलेंटाइन के द्वारा नहीं बताया गया, ये किसके द्वारा? ये वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया? ये वाटसन की परिभाषा है। तो यहाँ पर डी अपना संगत रहेगा बिल्कुल। अगला देखिए, व्यक्ति में अपनी भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो ये कौन सी अवस्था में? ये बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में होती है? ये बाल्यावस्था में होती है। ठीक है ना। जैसे कोल और ये ब्रूस, दो मनोवैज्ञानिक हुए, कोल और ब्रूस, इन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। जीवन का अनोखा काल कहा है, याद रखेंगे। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा है, किसके द्वारा? कोल व ब्रूस के द्वारा। अगला देखिए, किस चिंतक का मानना है कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं ही सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए? तो ये कहा है रूसो ने। किसने कहा? ये रूसो के द्वारा। बालक में निम्न में से कौन सा विकास शेषवावस्था में नहीं होता? कौन सा विकास है वो शेषवावस्था में नहीं होता? तो यहाँ पर देखिए, मृत चिंतन ये शेषवावस्था में नहीं होता। बालक की शेषवावस्था में गामक होता है, सावैंगिक विकास होता है। तो ये जो होते हैं ये तो शेषवावस्था में होते हैं, जबकि मरण चिंतन है ये शेषवावस्था में नहीं होता। अगला देखिए, किस अवस्था में बालक से सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था में बहुत अधिक होती है? तो ये होती है शेषवावस्था के अंदर। कौन सी अवस्था में? शेषवावस्था के अंदर होती है। अगला प्रश्न देखिए, एंडोलेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? एंडोलेसेंस पुस्तक के लेखक है वो कौन है? तो इसके लेखक है हॉल, स्टेनले हॉल ने यह पुस्तक लिखी है। अगला है, शेषवावस्था की अवस्था होती है। शेषवावस्था की अवस्था कौन सी होती है भाई? जन्म से 5 वर्ष की अवस्था वो शेषवावस्था होती है। बाल्यावस्था का काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। अगला है, पूर्व बाल्यकाल अवस्था कौन सी होती है? तो ये 3 से 6 वर्ष तक का जो काल होता है वह पूर्व बाल्यावस्था काल कहलाता है। अगला है, सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? सीखने की गति होती है वो शेषवावस्था में सर्वाधिक होती है। शेषवावस्था में सर्वाधिक होती है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है तो कौन सी अवस्था को? स्फूर्ति अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। कौन सी अवस्था? ये ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ी हो गया अभी, तो यहाँ बै वाला खत्म कर दिया। बै के अंदर बाल्यावस्था, से के अंदर प्रौढ़ावस्था और दै के अंदर शेषावस्था या किशोरावस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या होता है? तो इसका मानवीय मूल्यों का हमने पहले भी पढ़ा था, इसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति करना। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जब शिक्षक फुर्सत में बिल्कुल नहीं, जब विद्यार्थी तत्काल, बच्चे की जिज्ञासा है वो तत्काल शांत करनी चाहिए। जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई तब उसे क्या है? उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। किस अवस्था में मानसिक बिंबों का महत्व नहीं होता? किस अवस्था में मानसिक बिंबों का
महत्व नहीं होता तो क्रियात्मक अवस्था के अंदर। अगला प्रश्न, शिक्षक को होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए शिक्षक को? शिक्षक को बाल मनोविज्ञान और अध्यापन विषय का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। अगला है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर देखिए यहाँ पर सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर प्रत्येक बच्चा क्या रहेगा? विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह क्या है? वह बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, वह अधिक जिज्ञासु होता है। अगला है, किशोर के अनुसार 7 वर्ष का बालक कितने शब्द बोल लेता है? 7 वर्ष का बालक लगभग 21,200 शब्द है वो बोल लेता है। स्पिनोजा ने निम्न में से कौन सा प्राथमिक संवेग नहीं माना? तो क्रोध को उन्होंने प्राथमिक संवेग नहीं माना है। हरलोक ने जीवन काल की कितनी अवस्थाएं बताई है? हरलोक के द्वारा 11 अवस्थाएं बताई गई है जीवन की। अगला है, वृद्धन और अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है? वृद्धन और अभिवृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक विकास। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये कथन किसका है? तो जीवन के 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये स्ट्रेंग ने कहा है। किसका कथन है? ये स्ट्रेंग का कथन है। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी श्रेणियों का विकास होता है, तो ये कथन किसका? ये ब्रिजेस का है। उत्तर इसका रहेगा ए, ब्रिजेस। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, ये कथन किसका है? तो ये है जे न्यूमैन का कथन, जे न्यूमैन। अगला है, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल होता है, ये कहा था वेलेंटाइन ने। किसने कहा था? वेलेंटाइन का कथन है ये। अगला है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, कथन किसका है? ये हमने पहले भी पढ़ा था, क्रो एंड क्रो का ये कथन है। अगला देखिए, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशक अपेक्षित है, ये कथन है रोस का। किसका है? रोस का कथन है। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, यह कथन किसका है? एडलर का, एडलर। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से भी दुगुना सीख जाता है, यह कथन है गेसल का। किसका? ये गेसल का। शिशुओं में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, यह कथन किसका है? यह है सिगमंड फ्राइड का, सिगमंड फ्राइड। शेषावस्था में सीखने की सीमा तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है भाई वाटसन का। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला है, बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और उसे याद कर सकता है, ये भी कथन हमने पहले पढ़ा था, रूसो के द्वारा यह कहा गया है। अगला देखिए, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, ये किसने कहा था? कोल एंड ब्रूस ने, ये भी हमने पढ़ा था पहले। बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल भी कहा जाता है, ये कथन किसने? ये रोस के द्वारा कहा गया है। अगला है, शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, यह कथन किसका है? यह है ब्लेयर जॉन्स और स्पिनसन। उत्तर इसका रहेगा बी। अगला, बालक अपने जीवन को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, कथन ये किसका है? तो ये कथन स्ट्रेंग के द्वारा कहा गया है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न शैली होती है, भिन्न भिन्न रूप होते हैं, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, इसलिए अध्यापक को क्या होना चाहिए? बच्चों का बाल मनोविज्ञान है वो पूर्ण रूप से आना चाहिए। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होती है, पहले हमने पढ़ लिया, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है ये कथन। तो आज इस सीरीज के अंदर हमने लगभग 70 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, बड़े शानदार और जानदार प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप लगातार इन प्रश्नोत्तरी के साथ बने रहिए, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहेंगे। तब तक अगली क्लास तक आप इंतजार कीजिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।